जय हिंद। आइए मित्रों, आज हम लोग जीडीपी के एक दूसरे टॉपिक पे चर्चा करते हैं। इसका नाम है निवासी। क्योंकि जब हम जीडीपी का डिफिनीशन देखते हैं तो उसमें ये शब्द आता है कि निवासियों द्वारा एक घरेलू क्षेत्र में किसी लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है उसको हम जीडीपी कहते हैं। तो आज थोड़ा जो है हम निवासियों के बारे में समझेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जो है घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा क्या होती है। उसमें हमने जो बीच में जो कई टर्म आए थे उनको हमने समझा था। आज के वीडियो में हम निवासियों के बारे में समझेंगे। तो देखिए, जो है जो जीडीपी मतलब जो है जो आर्थिक उत्पादन होता है या आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, तो आर्थिक जब गतिविधियाँ होती हैं और जो भी प्रोडक्शन होता है तो उसमें योगदान देने वाले लोग जो है घरेलू सीमा में अगर बात करें तो उसमें देश के लोग भी होते हैं और विदेशों से जो लोग आते हैं वो भी जो है हमारे यहाँ काम करते हैं, तो उनका भी योगदान होता है अगर हम जीडीपी की बात करें। और दूसरा जो है कुछ कंपनियाँ होती हैं, कुछ संस्थाएं होती हैं, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करती हैं या प्रोडक्शन करती हैं, या हम कह सकते हैं वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देती हैं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो है यहाँ पे दो टाइप का जो है हमें पर्सन देखने को मिलता है। एक तो होता है नैसर्गिक व्यक्ति, जिसे हम कह सकते हैं नैसर्गिक व्यक्ति। ये जो है मतलब जो है इसका नेचर ये जो है या बाई नेचर जो है ये व्यक्ति होता है। जैसे हम तुम और लोग जो होते हैं ये बाई नेचर जो है व्यक्ति हैं। लेकिन एक जो होता है वो टर्म होता है विधिक व्यक्ति, और वो रिप्रेजेंट करता है ऐसे व्यक्तियों को या ऐसे लोगों को जो कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं, जैसे कंपनीज हो गई या कुछ इंस्टीट्यूशंस हो गए। तो जब इनको कानून से मान्यता प्राप्त होती है तो इसको एज अ लीगल एंटिटी जो है ट्रीट किया जाता है। तो ये भी एक तरीके से जो हम ये कह सकते हैं कि इनको एज अ पर्सन जो है ट्रीट किया जाता है कंपनियों का। इसीलिए जो है आप देखते हैं कि अलग अलग जो कंपनियां हैं वो कारपोरेट टैक्स जो है फिल करती हैं या कारपोरेट टैक्स जो है पे करती हैं। तो दो टाइप का व्यक्ति हो सकता है। तो अपने देश में जो लोग उत्पादन में हिस्सा ले रहे हैं या उत्पादन में भाग ले रहे हैं तो वो या तो नैसर्गिक व्यक्ति हो सकते हैं, जैसे हम और आप जो है कुछ सेवाएं और कुछ वस्तुएं जो उत्पादन करते हैं उनका, तो हम लोग ये नैसर्गिक व्यक्ति की तरह हो जाएंगे। और विधिक व्यक्ति जो कंपनियां होती हैं, जो संस्थाएं होती हैं, उनको हम जो है हम ये देखते हैं कि जो है वो लोग भी जो उत्पादन में हिस्सा लेते हैं और वो लोग उत्पादन करते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL जो होता है, या IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये इस तरह की जो कंपनियां हैं ये भी तो उत्पादन करती हैं। और हम आपकी तरह जो है जो लोग हैं वो भी जो है इंडिविजुअल जो है वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। लेकिन इसके बाद जो है हम ये देखते हैं कि जो है जो यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं किसी घरेलू सीमा में, वो हमारे नागरिक भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, या गैर नागरिक हम कह सकते हैं, गैर नागरिक भी हो सकते हैं। तो गैर नागरिक में जो है ये हो जाएंगे दो तरीके के लोग। एक तो ओवरसीज जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ होती हैं, जो विदेशों से लोग आते हैं, विदेशों की कंपनियां जो आती हैं जो हमारे यहाँ कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी करती हैं, वो लोग हो जाएंगे। और विदेशों से जो लोग आते हैं जो हमारे यहाँ काम करते हैं इंडिविजुअल, वो लोग हो जाएंगे। और इसी तरीके से हमारे यहाँ जो नागरिक हैं वो लोग भी एक तो नैसर्गिक व्यक्ति हो जाएंगे जो बाई नेचर जो है व्यक्ति हैं, और दूसरे जो है विधिक व्यक्ति या कंपनियां और संस्थाएं हो जाएंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कॉर्पोरेट बॉडी लिख लीजिए आप केवल, और इनको जो है आप इंडिविजुअल्स लिख सकते हैं। ये जो है उस देश के नागरिक हैं, तो ये जो है मिला के जो है उस देश के निवासी होते हैं। क्योंकि निवासी में जो है नागरिक भी हो सकते हैं, गैर नागरिक भी हो सकते हैं, और नागरिक में वो नैसर्गिक व्यक्ति भी हो सकते हैं और कॉर्पोरेट बॉडीज़ भी हो सकती हैं। लेकिन अगर गैर नागरिक हैं तो वो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़ होंगी, और दूसरा कोई इंडिविजुअल भी यहाँ आ सकता है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेगा या काम करेगा जो है किसी फैक्ट्री वगैरह में। तो ये होते हैं निवासी। तो ये निवासी जो है
हमारे यहाँ जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें हिस्सा लेते हैं या भाग लेते हैं। इसी तरीके से जो है अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सीन होगा, और अगर किसी दूसरे देश की बात करेंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके का सीन होगा कि कुछ नागरिक होंगे, उसके जो नागरिक होंगे वो इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और कॉर्पोरेट बॉडीज़ या संस्थाएं या कंपनियां हो सकती हैं जो उत्पादन में भाग ले रही हैं या उत्पादन कर रही हैं, और कुछ उसके निवासी ऐसे होंगे जो गैर नागरिक होंगे, मतलब दूसरे देशों से आए हुए होंगे, जो या तो संस्थाएं या कंपनियां हो जाएंगी, और दूसरे वो इंडिविजुअल्स कुछ जो होंगे वो उत्पादन में हिस्सा ले रहे होंगे। तो इन लोगों को जब शामिल करते हैं तो हम पूरा निवासी बोलते हैं, रेसिडेंट्स बोलते हैं। ठीक, तो आपको पता है जैसे हमारे यहाँ जो है कुछ कंपनियाँ जो होती हैं वो विदेशों में भी काम करती हैं, तो ओवरसीज़ कॉर्पोरेट बॉडीज़ हो जाएंगी दूसरे देशों के लिए, है नहीं। दूसरे देश में जब काम करेंगे तो हम कहेंगे उनको ओवरसीज़ कॉर्पोरेट बॉडीज़। तो जब हम अपने यहाँ का जीडीपी या निवासियों को देख रहे होंगे, जीडीपी को देख रहे होंगे, या जीडीपी के लिए जब हम निवासियों को देख रहे होंगे तो हम नागरिकों को देखेंगे अपने, और गैर नागरिकों को देखेंगे। नागरिकों में हम इंडिविजुअल्स को देखेंगे और कॉर्पोरेट बॉडीज़ को देखेंगे, और गैर नागरिकों को में हम ओसीबी या कॉर्पोरेट ओवरसीज़ कॉर्पोरेट बॉडीज़ और इंडिविजुअल्स को देखेंगे। तो इनके द्वारा जो उत्पादन हो रहा है या वैल्यू एडिशन हो रहा है, जब हम काउंट करते हैं तो हम उसको कहते हैं जीडीपी, उसको हम कहते हैं जीडीपी कहते हैं। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन हमें एक बात ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जब हम जीएनपी निकालते हैं, जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जब जीएनपी निकालते हैं तो उसमें जो है हम केवल अपने लोगों का जो है कितना प्रोडक्शन वैल्यू है उसको देखते हैं, कितना उन्होंने प्रोडक्शन किया है उसको देखते हैं, मतलब अपने नागरिकों को देखते हैं, है नहीं। तो जब हम जीएनपी निकालेंगे तो अगर हमने जीडीपी काउंट किया है तो जीडीपी में से जो है दूसरे देशों ने जो है जितने उत्पादन का वैल्यू है उनका, दूसरे देशों के लोगों का या उनके और से जो कॉर्पोरेट बॉडीज हैं उनका, जिन्होंने उत्पादन किया है जितना वैल्यू का, उसको हम घटा देते हैं इसमें। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि जीडीपी में से हम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित की गई आय, इसको घटा देंगे जीडीपी में से, और इसमें जो है ऐड कर लेंगे हम कि देशियों द्वारा या नागरिकों द्वारा, उस देश के नागरिकों के द्वारा विदेशों में अर्जित की गई आय, विदेशों में अर्जित की गई आय। ठीक, तो ये हम जोड़ लेंगे, क्लियर। तो इसे हम कहेंगे जीएनपी। तो ये होता है जीएनपी, और ये सब मार्केट प्राइस से जो है जनरली निकाला जाता है, मार्केट प्राइस। तो ये जीएनपी का कॉन्सेप्ट हो गया। अब थोड़ा एक टर्म हम और समझ लेते हैं, जो है इसमें एक इंडियन डायस्पोरा का जिक्र होता है। तो इंडियन डायस्पोरा के बारे में आप समझ लीजिए, ये जो है चर्चा में भी रहता है। अब जैसे योगी जी उत्तर प्रदेश में जो है प्रवासी दिवस मनाते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है कि देखिए कि इंडियन डायस्पोरा में हम जो है एक उन लोगों को शामिल करते हैं जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिनके दादा दादी नाना नानी या कोई ऐसा व्यक्ति जो इंडिया से रहा हो, इंडिया में रहता हो पहले कभी, और अब वो लोग जो है वहाँ के नागरिक नहीं, अब दूसरे देश के नागरिक हैं, या उन्होंने जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो है विवाह कर लिया हो जो इंडिया से बिलोंग करता है या इंडिया का नागरिक, तो उसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं। तो इंडियन डायस्पोरा में एक ये लोग शामिल होते हैं,
और दूसरे लोग होते हैं, अभी हमने बताया ओवरसीज कारपोरेट बॉडीज़, यहाँ पे लिखा था। तो ये जो दूसरे देशों में जो कंपनियां जो है काम कर रही हैं उनको शामिल करते हैं इंडियन डायस्पोरा में। जैसे रिलायंस का कंपनी, टाटा का कंपनी या इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का कंपनी, ये जो काम कर रहा है तो इसको हम OCB ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़ कहते हैं। तो इन लोगों को शामिल करते हैं इंडियन डायस्पोरा में। और एक होते हैं NRI, इनको कहते हैं नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडियंस। ऐसे लोग जो है जो दूसरे देशों में काम कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक हैं, इंडिया के नागरिक हैं, लेकिन दूसरे देशों में रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो उन लोगों को हम नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। तो गल्फ कंट्रीज़ में जो है ज़्यादातर हमारे यहाँ के लोग जो है काम करने जाते हैं और कुछ समय के बाद लौट के भी आते हैं। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में जो लोग जो है ज़्यादा काम करने के लिए जाते हैं, बोलते हैं हम सऊदी अरब जा रहे हैं काम करने के लिए। तो ये तीनों को मिला के जो हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है नागरिक नहीं है, नागरिक नहीं है, और ये नागरिक हैं, और ये जो है मतलब लीगल आइडेंटिटी है इनका, तो ये देश से बिलोंग करते हैं, अपने देश की कंपनी है, और ये नागरिक हैं अपने यहाँ के NRI। तो जब हम GNP काउंट करते हैं तो उसमें ये ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज़ का इनकम और NRI का इनकम, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पे जब जोड़ लेंगे। और इसी तरीके से जो दूसरी देशों की जो कंपनियाँ हैं उन्होंने जितना इनकम जो है जनरेट किया है, जो भी इनकम उनका है, उसको हम घटा देंगे, विदेशियों द्वारा देश में अर्जित की गई आय, इसको घटा देंगे, तब ये हो जाएगा GNP एट मार्केट प्राइस। क्योंकि मोस्टली हम लोग मार्केट प्राइस पे जो है GNP या GDP को कैलकुलेट करते हैं। बाकी और भी जो है इसमें फैक्टर प्राइस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं या बेसिक प्राइस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया रेसिडेंट्स क्या होता है और नॉन रेसिडेंट। आप समझ गए, रेसिडेंट का मतलब जो भी अपने जो है सीमा में या घरेलू सीमा में, आर्थिक सीमा में जो लोग रहते हैं उनको रेसिडेंट कहते हैं, और जो लोग नहीं रहते हैं वो नॉन रेसिडेंट कहते हैं। रेसिडेंट या तो नागरिक हो सकते हैं या तो गैर नागरिक हो सकते हैं। रेसिडेंट का मतलब रहने वाले। अब ये हो सकता है वो अपने देश के ही नागरिक हों, ये भी हो सकता है वो दूसरे देश के नागरिक हों। अगर वो दूसरे देश के नागरिक हैं या अपने देश के नागरिक हैं तो वो भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो इंडिविजुअल्स, कोई भी इंसान, दूसरा कॉर्पोरेट बॉडी जिसको हम लीगल आइडेंटिटी देते हैं, मानते हैं, एक मतलब बेसिक व्यक्ति, कानून द्वारा मान्यता प्राप्त है ऐसा व्यक्ति, कॉर्पोरेट बॉडीज को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। और गैर नागरिक में भी इसी तरीके से दो टाइप का इंडिविजुअल्स और कॉर्पोरेट बॉडीज या ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज हो सकता है। तो अब हम आपको जो है थोड़ा एक चीज़ और बता दें कि अकाउंटिंग ईयर क्या होता है। क्योंकि जब जीडीपी को जो है हमने बताया तो तुमने बताया था इसमें 4-5 जो टर्म होते हैं। एक तो मौद्रिक मूल्य, मॉनेटरी वैल्यू, दूसरा घरेलू सीमा या आर्थिक सीमा, और उसके बाद जो है एक अकाउंटिंग ईयर होता है, लेखा वर्ष और निवासी, और पांचवा था अंतिम वस्तुएं और सेवाएं। तो ये कुछ जो है इसमें पॉइंट थे। तो हमने 3 पॉइंट आपको क्लियर करा दिए। अब चौथा पॉइंट इसमें जो है वो है अकाउंटिंग ईयर या लेखा वर्ष। तो बहुत आसान है। लेखा वर्ष का मतलब सिंपल है कि जो है जब भी हम जो है कोई हिसाब किताब रखते हैं तो किसी भी टाइम पीरियड को लेते हैं कि भाई इतने से इतने तक या 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का जो है हम हिसाब किताब रख रहे हैं, उसका डेटा हम देख रहे हैं, तो लेखा वर्ष हो जाएगा। लेकिन ये लेखा वर्ष कोई ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है कि आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर ही लें, या लोग चल रहा है प्रैक्टिस में। ये अलग अलग लोग जो है या अलग अलग डाटा के लिए लोगों ने अलग अलग जो है इसका अकाउंटिंग ईयर रखा है। जैसे जब जीडीपी का जो है डेटा जो है पब्लिश होता है तो उसमें जो अकाउंटिंग ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लिया जाता है। तो उसमें जो है 4 क्वार्टर का डेटा, मतलब Q1, Q2, Q3, Q4। तो Q1 जो है स्टार्ट होगा 1 अप्रैल, मतलब अप्रैल से अप्रैल, मई, जून, ये पहला क्वार्टर होता है। उसके बाद से देखिए दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, चौथा क्वार्टर हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम सरकार देखें जो है अपना किस तरीके से मतलब कितने टाइम पीरियड का अकाउंटिंग करता है, तो सरकार भी जो है, सरकार को जो फिस्कल ईयर होता है, फिस्कल ईयर इसे हिंदी में कहते हैं राजकोषीय वर्ष
ये जो है उसका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, उसका भी ये। तो इतने टाइम पीरियड का मतलब आप देखते हैं बजट वगैरह जब पेश होता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का लेखा जोखा होता है, उसमें कितना एक्सपेंडिचर है और कितना इनकम है ये उसमें बताया जाता है। तो ये होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इसी तरीके से हम एक और जैसे एग्जांपल आपको देते हैं आरबीआई। तो आरबीआई जो अपना जो है लेखा जोखा रखता है, जो काउंटिंग करता है, वो पहले जो है 1 जुलाई से 30 जून तक करता था, ये था उसका अकाउंटिंग ईयर। इसको हम इंग्लिश में लिख रहे हैं अकाउंटिंग ईयर। लेकिन अभी जो है इसको बदल के जो है कर दिया गया, ये फिस्कल ईयर के साथ अलाइन कर दिया गया है और इसका भी जो है अकाउंटिंग ईयर अब हो गया बदल के 1 अप्रैल से 31 मार्च इसका भी हो गया है। इसी तरीके से जो है एक और एग्जांपल में जैसे आप देख सकते हैं, जैसे जो स्टॉक एक्सचेंज वाले हैं, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसको व्यापारी वर्ष भी कहते हैं या व्यापारी लेखा वर्ष। तो वो लोग जो है अपना अकाउंटिंग ईयर दिवाली से दिवाली तक रखते हैं, देखते हैं। तो ये लेखा वर्ष का कॉन्सेप्ट है। और कुल मिला के इतना है कि जो किस टाइम पीरियड का जो है आप हिसाब किताब रख रहे हैं, तो वही टाइम पीरियड जो है लेखा वर्ष हो जाता है, अकाउंटिंग ईयर हो जाता है। और इसको इसलिए भी समझना है कि अब जिस तरीके से जो लेखा वर्ष लोग लेके चलते हैं, जैसे आरबीआई या सरकार लेके चलती है, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड होने के बाद जो है वो अपना अकाउंटिंग जो है रिपोर्ट जो है पब्लिश करती है। तो जिन लोगों को इससे कुछ लेना देना होता है, सरोकार होता है, उस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और उसके बेसिस पे जो है आगे डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए भी ये थोड़ा ज़रूरी है। तो ये अकाउंटिंग ईयर हो गया। और एक जो लास्ट था वो 5 जो अंतिम वस्तुएं और सेवाएं इसमें था। तो अंतिम वस्तुएं और सेवाओं में हमने आपको पहले भी समझा दिया था, लेकिन फिर से जो है एक बार रिवाइज कर देते हैं। अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मतलब ये है कि जब हम वैल्यू एडिशन करते हैं या प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसमें उन वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करना होता है जीडीपी को काउंट करने के लिए, जो उपभोग की जानी है, जिनका उपभोग किया जाना है। इंटरमीडिएट जो वस्तुएं और सेवाएं हैं, मतलब जो बनी नहीं हैं पूरी तरीके से या जिनमें वैल्यू एडिशन अभी होना बाकी है, वो फाइनल गुड्स सर्विसेज नहीं है। जैसे हमने एक बिस्किट फर्म का एग्जांपल दिया था, बिस्किट बनाने वाली फर्म का। अगर जो है हम आटा जो लाती है बिस्किट बनाने के लिए, आटे की वैल्यू हो रही है, उसको भी काउंट कर रहे हैं अलग से। और उस आटे से जो है बिस्किट बन रहा है, तो बिस्किट का कितना वैल्यू होगा, मार्केट प्राइस कितना होगा, टोटल जितना बिस्किट होगा, और मार्केट प्राइस पे उसका जो है कितना वैल्यू निकल के आ रहा है, मॉनेटरी वैल्यू, उसको भी काउंट कर रहे हैं। तो ये फिर डबल काउंटिंग हो जाएगी, क्योंकि जो है इसमें जब आप बिस्किट बना रहे थे तो इसमें आटे को आपने रॉ मटेरियल यूज़ कर लिया है, तो उसमें आटा तो पहले ही ऑलरेडी इंक्लूड है। तो ये डबल काउंटिंग से बचना होता है, इसलिए जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो ये फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कॉन्सेप्ट था। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।